नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के जन्म दिवस के अवसर पर पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन हुआ। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी कंकड़बाड़ में किया जा रहा था ये साथ ही साथ पूरा समारोह। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आरती, पूजन, भजन कीर्तन एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। वहीं पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। बता दें आपको कि महागठबंधन की बैठक में शामिल सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे और इस बैठक से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले तेजस्वी यादव को बड़ी टेंशन देते हुए सीमांचल की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की वकालत की है। उन्होंने सीमांचल इलाके के लोग जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, ये कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि इसीलिए आरजेडी को भी इस इलाके में कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें छोड़ देनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है, लेकिन एक भी क्षेत्रीय पार्टी किसी खास मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होती है। पूर्णिया सांसद ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी भाजपा से नहीं डरती है। भाजपा हमेशा कांग्रेस को अपना विरोधी मानती है। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी पप्पू यादव ने यह भी कह दिया कि चुनाव की बात तय कर लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय आरजेडी पार्टी का है। हर पार्टी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन इसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये चुनाव के बाद ही तय होगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर क्षेत्रीय पार्टी का प्रेशर रहता है। भले ही कांग्रेस उसके प्रेशर को नहीं सहती। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से लड़ती ही नहीं और लड़ना ही नहीं चाहती। क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई कांग्रेस इससे ही रहती। अभी जितने ईडी के हमले हुए, कितने घटक दल के लोग राहुल जी के सपोर्ट में आए, जरा बताइए। क्या राजद आई? तो क्या आपको इससे मानसिकता नहीं लगता? गठबंधन धर्म में है। कांग्रेस में राहुल गांधी आज सर्वोच्च और सर्वव्यापी लीडर हैं और जब किसी गठबंधन पर हमला हो और तब जब क्षेत्रीय पार्टी खड़ा ना हो तो आपको मान लेना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी की नीयत बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता। तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है।
अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में बयान देते हुए गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जो भी बोले, जीत एनडीए की ही होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर सीटों पर ही चुनाव में जीत दर्ज करेगी। इस दौरान गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हालिया घटना पर भी निशाना साधा है और ये प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों की आरती उतारें या कुछ भी करें, उनको तो बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मुर्शिदाबाद की घटना बेहद निंदनीय है। वह राज्य धर्म का पालन नहीं कर रही है और प्रधानमंत्री का चेहरा उनका नहीं, इसीलिए वह जो चाहे बोले। लेकिन बिहार की ओर भी देखें, यहाँ विकास तेजी से हो रहा है। बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद की घटना हुई, जिसका साक्षात उदाहरण है मौलवियों का फिर से एक संबोधन करना। और अभी भी जो वहाँ हत्या चल रहा है, वो चलिए उनका चेहरा नहीं है, वो मुसलमानों को आरती दिखाएं। मोदी जी विकास कर रहे हैं। बिहार से मैं हूँ, देखिए बदलता हुआ बिहार है। 24 तारीख का उद्घाटन मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी विपक्ष पर एकदम से हमला बोल दिया है। बता दें आपको कि आज उन्होंने कहा कि जो घमंडियों का गठबंधन बैठक कर रहा है उसमें सिर्फ परिवारवाद की चर्चा होगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले कन्हैया कुमार, जिसे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था, ऐसे लोगों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर प्रतिक्रिया देते हुए नित्यानंद राय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ राजनीति कर रही हैं और जबकि उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। एनडीए के लोग भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। सबका साथ सबका विकास, 2047 तक भारत विकसित भारत हो। जिनको वह पसंद है, देश से गरीबी मिटे, जिनको यह पसंद है, जिनको विकास पसंद है, जिनको भारत माँ तेरी जय हो विजय हो यह गूंज पसंद है, जो विकास चाहते हैं, तो वैसे लोग एनडीए में हैं और वैसे परिवारवादी लोग और तुष्टीकरण वाले लोग उधर, जो देश को और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगले खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीत लाल यादव ने गुरुवार को 7:30 बजे दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने ACJM 5 प्रियंका कुमारी की अदालत में पेश होकर सरेंडर किया है। उनके साथ भांजा चिक्कू यादव, उनके भाई पिंकू यादव और श्रवण यादव भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बता दें कि सभी आरोपितों पर एक बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इससे पहले 10 अप्रैल को STF और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापे मारे थी और वैसे में आत्मसमर्पण के बाद RJD विधायक के वकील ने बताया कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक आत्मसमर्पण है और प्राथमिकी में नामजद होने के कारण विधायक और उनके सहयोगी आज कोर्ट में उपस्थित हुए। बेल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और बेल राइट को रिजर्व रखा गया है। जल्द ही नियमित जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उधर विधायक रीतलाल यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रची। प्रशासन की तरफ से AK-56 बदमाशों को दी गई ताकि मेरी हत्या की जा सके। पिंकू यादव उर्फ पिंकू कुमार यादव, रीतलाल राय उर्फ रीतलाल यादव एवं श्रवण उर्फ श्रवण कुमार नामित अभियुक्त थे, जो न्यायालय का सम्मान करते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। मामला था कुछ रंगदारी से जुड़े मामले में झूठा इनको फंसाया गया है, इन पर लांछन लगाया गया है, इनकी छवि को बदनाम करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया गया है। जमानत याचिका अभी नहीं दाखिल हुई है, अभी केवल आत्मसमर्पण किए। सहरसा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहरसा जिले में निर्मल शाह की हत्या के मामले में सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हत्या के 5 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और न ही मृतक का सिर बरामद हुआ है। विधायक साहू ने आरोप लगाया कि सरकार और जिला प्रशासन संवेदनहीन है और पीड़ित परिवार दहशत में है।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस घटना की विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। की संख्या में बिहार में लगातार 2 दिन 4 दिन पर हत्या हो रही, लेकिन कहीं से भी इसका कोई संज्ञान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल संघर्षों में विश्वास करने वाली पार्टी है। हम निश्चित रूप से हम संघर्ष करेंगे और आने वाला जो चुनाव है उसमें जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसको पलटने के लिए बिहार के नौजवान युवा किसान पूरी तरह से एकजुट है और बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए और बिहार के खुशहाली के लिए, बिहार में लॉ ऑर्डर स्थापित करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को यहाँ की जनता ने मन बनाया कि बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के सासाराम में युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंद तनपीर पहाड़ के पास है ये पूरा मामला सामने आया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने घटनास्थल के पास शव के साथ सासाराम के ओल्ड जीटी रोड से एनएच की ओर जाने वाले रास्ते को चंद तन पहाड़ी के पास जाम कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते रहे और बाद में कब्जे में भी लिया। मृतक सासाराम के मुफस्सिल थाना के आलमगंज के घोसियान मोहल्ले के रहने वाला था। बता दें आपको कि मजदूरी का काम किया करता था और आपसी रंजिश में किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पहले इस घटना को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में रोहतास के एसपी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और बताया कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाधिवेशन में अब बता दें आपको कि केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी ऑफिस में लगभग 1 घंटे तक रुके और महासचिव के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम सब पार्टी और कैसे मजबूत हो इस पर काम करेंगे। बैठक में मौजूद रहे महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि एक 2 दिवसीय अधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्हें सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। समिति ने उन्हें आगामी नई टीम की घोषणा के लिए अधिकृत किया है और उसी निमित्त पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी अपने नए निर्माणाधीन कार्यालय में शिफ्ट हो जाएगी और साथ ही प्रत्येक सप्ताह सरकार के एक मंत्री बैठेंगे और आम लोगों की बातें भी सुनेंगे। प्रदीप वर्मा जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गाजीपुर शायद उनका मूल जिला है। थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में उनको बोलिए, चूंकि राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनका नजर उधर भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बात कीजिए, किस तरह से अभी हाल में भाजपा के नेताओं द्वारा गैंगरेप हुआ, लोगों को आतंकित करने के लिए उनके पूजा प्रार्थना तक में दखल दिया गया। इसलिए शोभा नहीं देता ऐसे लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी करना। चतरा में पेयजल संकट बना हुआ है और लोग बूंद बूंद को मोहताज दिखाई दे रहे हैं। पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने साफ कहा है कि आम लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। डीसी ने जिले के सभी खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं और आवश्यकता अनुसार नए चापाकल लगाने की भी योजना बनाई है। डीसी रमेश घोपल ने सूखे चुके हेरू डैम का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या सबसे गंभीर बन जाती है। उन्होंने बताया कि हेरू डैम की जल संग्रहण प्रणाली अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण बीते वर्ष पर्याप्त बारिश के बावजूद भी जल संचयन नहीं हो सका है। डीसी ने कहा है कि संबंधित विभागों को इसके बारे में पहले से योजना बनाकर काम करने को कहा गया है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जिला प्रशासन पेयजल आपूर्ति के संकट को लेकर न सिर्फ सजग है बल्कि पूरी गंभीरता से समाधान की दिशा में काम कर रहा है।
और चतरा में ही एक और मामला ऐसा सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। चतरा जिले में पत्नी के अवैध संबंधों से आहत होकर पति ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल लाया गया। ये सनसनीखेज घटना चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंसार नगर की बताई जा रही है। सदर अस्पताल में सर्जन डॉक्टर मनीष की टीम ने तत्काल ऑपरेशन कर उसकी श्वास की नली को जोड़कर जीवन रक्षक देने का प्रयास किया। इसी बीच आपसी झगड़े में घायल पत्नी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमडी रिजवान का गला में सांप इंजरी है और ब्लीडिंग लगातार रक्तस्राव हो रहा था। तुरंत उसका ऑपरेट किया गया और जहाँ नेहा परवीन की बात करें तो उसको गंभीर चोट सर में लगा हुआ है, उसको प्राथमिक उपचार किया गया सदर अस्पताल का। अभी क्या स्थिति? दोनों का भी स्टेबल है। एक का सीटी स्कैन कराने के लिए भेजा जा रहा है और एमडी रिजवान जहाँ तक है उसका ट्रैकिया कट दिया था, जिसको यहाँ पर रिपेयर किया गया सदर अस्पताल में मेरे द्वारा। और इसके बाद उसका सैचुरेशन जो है 98-99 लगभग है और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ और बोल भी रहा है। सबसे बात का कोई परेशानी नहीं है। उनके परिजन के रिक्वेस्ट के अनुसार ये करते रहा है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। बता दें आपको कि रायपुर में एक कार्यभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया जिसमें सीएम साई पहुंचे। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में CSIDC प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के निर्माण में बेहतर कार्य करेगा। राजीव अग्रवाल ने उनके पदों पर काम किए और उनके अनुभवों से उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राज्य में नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि वर्तमान में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पास हो चुका है, प्राप्त हो चुका है और राज्य में खनिज, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सेक्टर आधारित उद्योगों को एक परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए इसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में 322 एकड़ की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए, राजनांदगांव जिले के ग्राम बिजेतला में 50 एकड़ के स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, नवा रायपुर के 20 एकड़ में रेजिमेंट गारमेंट पार्क के लिए 30 करोड़ रुपए तथा नवा रायपुर में ही 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए घोषणा की है। बता दें कि इसी तरह कुल 445 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। रायपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का पदभार शंकर नगर स्थित BTI मैदान में ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा है कि संजय श्रीवास्तव को लंबा अनुभव है। कर्मठ अनुभवी संजय श्रीवास्तव के नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष बनने पर निश्चित तौर पर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम और मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर पहले भुखमरी होती थी और विशेषकर गांव में गरीब लोग यहां खाने को कुछ नहीं होता था और कोदो कुटकी महुआ खाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इसकी चिंता की है और सर्वोत्तम PDS व्यवस्था दी जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय रही है।
इसके कारण वे चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए और आज ऐसा महत्वपूर्ण काम संजय श्रीवास्तव संभालेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि ये कॉरपोरेशन कोई संस्था नहीं, जनता के विश्वास और सरकार के जवाबदारी के बीच का एक सेतु है। नागरिक आपूर्ति निगम अकेला ऐसा निगम है जिसका छत्तीसगढ़ की आबादी से 75% संपर्क है। इस निगम के माध्यम से सरकार के साथ रहता है और 65 से 70 लाख परिवार हर परिवार से जुड़ा हुआ है। सरकार के कार्यों का परीक्षण सरकार की राशन व्यवस्था ही इसका उदाहरण है। संजय श्रीवास्तव जी का पदभार ग्रहण समारोह था जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, हमारे वरिष्ठ जन और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज उनका शपथ पद ग्रहण समारोह का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर श्री संजय श्रीवास्तव को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। एक उनका लंबा अनुभव है। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना और मौतों को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। बीते एक सप्ताह में जिले में सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे यातायात पुलिस गंभीरता से ले रही है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आंकड़ों के अनुसार बीते 3 महीनों में रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 90 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकतर दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी और शराब पीकर वाहन चलाने के कारण हुई है। प्रशासन ने आगामी समय में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है ताकि आमजन को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित किया जा सके और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ग्वालियर का मामला सामने आया है। ग्वालियर में महिला की मौत के मामले में सजा सामने आई। बता दें आपको, ग्वालियर जिला कोर्ट ने महिला को छत से गिराकर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मृतक महिला के 12 साल के बेटे की गवाही पर मां के हत्यारे और पिता और दादी को ये सजा हुई है। पत्नी की हत्या के मामले में पति और सास को 302 के मामले में आज आजीवन कारावास की सज़ा माननीय विशाल अखंड जी के द्वारा दी गई है, अष्टम न्यायाधीश के द्वारा। खास बात ये रही है कि इसमें एक 7 साल का जो बेटा था मृतिका का, वो आई विटनेस था और उसने पूरी घटना को देखा था और न्यायालय में बताया था। उसी के आधार पर न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। वर्ष 2020 का प्रकरण है, गोले के मंदिर थाने का प्रकरण है। पति आर्मी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2020 में रिटायर होके आया तो उसके 10 दिन बाद ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। उनकी पत्नी की बेरहमी से छत से पटक कर हत्या कर दी थी। मृतिका अनुराधा शिखरवार थी और उसके पति का नाम राकेश शिखरवार था और सास का नाम मालती शिखरवार। अगली खबर के रुख करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं। फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल के बाद ग्वालियर में अब फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी ड्रेसर का मामला भी सामने आया है। हैरानी की बात तो ये है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए 10 साल तक नौकरी की गई और सैलरी भी ली गई। शिकायत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। सिविल सर्जन के संज्ञान में आया था। सिविल सर्जन द्वारा कमेटी बना के वहाँ जांच भी कराई गई थी। जांच कमेटी द्वारा बताया गया कि संदिग्ध है मामला, फिर से इसकी जांच वरिष्ठ कार्यालय से कराई जाए। तो सीएमएचओ क्या वो प्रकरण गया हुआ है, तो सीएमएचओ से मेरे द्वारा कहा भी गया कि भाई ड्रेसर है वो, नियुक्तिकर्ता अधिकारी वो स्वयं है, स्वयं डॉक्यूमेंट मंगा के उसके सारे चेक करें कि क्या फर्जी हैं क्या है, उस हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन होगा या एफआईआर होगी और भोपाल भी वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।